नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। देखिए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप प्ले स्टोर से SGS क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। आज हम लोग को पढ़ना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ने से पहले आप यह जानिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज जो है माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और देखिए, माइकल फैराडे जो थे वो बचपन से ही वैज्ञानिक कोई नहीं थे, पढ़ लिख के वैज्ञानिक बने हैं और बहुत अपने जीवन में संघर्ष करके पढ़े हैं। उनका प्रारंभिक बचपन का जो दौर था उनका एक वहाँ ऐसे जगह पर गुजरा जहाँ पर ये बुक बाइंडिंग के काम चलता था, क्योंकि इनके पिताजी डेथ कर चुके थे तो उनका कोई देख रेख करने वाला था नहीं। माता थी तो जो भी होता था अपना इनकम उससे घर परिवार चल जाता था। लेकिन माइकल फैराडे जैसे ही 10-12 साल के हुए वो बुक बाइंडिंग के काम शुरू कर दिए और वहीं पर ही बुक बाइंडिंग के जहाँ होता था वहीं पर ही काम करते थे। और साइंस की जो भी किताबें आती थी वहाँ पर पहले वो स्टडी कर लेते थे रात भर जग करके, और उसको बाइंडिंग नहीं करते थे। जब पूरा वो पढ़ लेते थे उस किताब को, उसके बाद बाइंडिंग कर देते थे ताकि कोई ले ना जा सके उस किताब को। कोई आएगा भी बीच में मांगने तो कह देंगे कि बाइंडिंग नहीं हुआ है। तो बुक बाइंडिंग वाला जगह पर काम करते थे। साइंस में रुचि था। साइंस की किताबें पढ़ते उनके बाद साइंस में बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई। एक बार उनको अवसर मिला रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सर हम्फ्री डेवी का भाषण सुनने के लिए साइंस के ऊपर। वही हम्फ्री डेवी जिन्होंने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, जो आप 8 क्लास में पढ़े होंगे सेफ्टी लैंप के बारे में। तो सर हम्फ्री डेवी जो रॉयल साइंस इंस्टीट्यूट के जो थे हेड थे, तो उस साइंस पर लेक्चर दे रहे थे। तो उनके लेक्चर को सुनने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये लेक्चर सुने साइंस पर और घर आए, लेक्चर सुन के और हु बहुदम जैसे वो भाषण दिए थे वैसे दम जस के तस लिख दिए। कौन? माइकल फैराडे। लिख करके उनको पोस्ट के माध्यम से भेज दिए। जब सर हम्फ्री डेवी को मिला खत तो वो देखिए कि अरे तेरी के जरूर, ये तो सब ही में वही लिखल है जो हम भेजे हैं। मैंने हम जो भाषण में बोले थे वही सब है, जस के तस एकदम। हम तो बहुत हायर लेवल के साइंस पर बात किए थे, इतना किसको समझ में आ गया साइंस। अब वो एक को अक्षर इन्होंने मिस नहीं है दम। तो कहा कि बुलाइए उसको जो ये लेटर भेजा है। तो बुलाया गया उसको, यानी कि माइकल फैराडे को। इंटरव्यू लिया गया, सब क्वेश्चन के जवाब दे दिए। तो उनको कहा गया कि आप सहायक के रूप में काम कीजिए रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट लोग। वहाँ पर साइंटिस्ट के हेल्पर के रूप में ही काम करना शुरू कर दिए। देखते देखते ये भी एक्सपेरिमेंट करना सीख गए और ये भी एक्सपेरिमेंट करना सीख गए और एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो इनका योगदान देखिएगा कुछ फिजिक्स में भी है, कुछ केमिस्ट्री में भी है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा लेसन 3, तो उसमें पढ़ना है वैद्युत अपघटन संबंधित फैराडे के नियम। तो यही माइकल फैराडे है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़िएगा तो उसमें भी फैराडे के नियम है। तो फैराडे को साइंस में इंटरेस्ट था, हम ही नहीं कहें कि फिजिक्स में इंटरेस्ट था या केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था। तो जनरली लैब जो होता है आपका साइंस में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का होता है, बायोलॉजी का भी लैब होता है, लेकिन उसमें जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जनरली ये दोनों में हेल्प करते थे केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। और धीरे धीरे ये भी एक्सपेरिमेंट करना सीख गए और आज देखिए उनका केमिस्ट्री में भी योगदान है और फिजिक्स में भी योगदान है। ठीक है। तो जैसे संघर्ष तो सब कोई करता है दोस्त, ठीक ना, लेकिन संघर्ष यदि सही डायरेक्शन में लगातार करते रहिएगा तो एक ना एक दिन महान जरूर बनिएगा। महान बनने के लिए काम मत कीजिए, बस अपना काम कीजिए, हो सकता है कि एक दिन आप महान बन जाए। इसीलिए पढ़िए, ये पढ़ने का समय है और बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि अभी के समय में पढ़ने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी है। बताइए हम कहाँ पढ़ा रहे हैं, आप कहीं और बैठ के वीडियो देख रहे हैं। इस समय में भी यदि कोई विद्यार्थी कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास टीचर नहीं है पढ़ने के लिए, तो गधा नहीं महागधा विद्यार्थी होगा, क्योंकि अभी के समय में सब चीज़ अवेलेबल है इजीली पढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में।
देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये तो आप जानेंगे कौन खोजे थे, माइकल फैराडे। देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को समझने के लिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए एक हम बना रहे हैं यहाँ पर चुंबक आपका, और ये चुंबक का मान लीजिए कि नॉर्थ है और ये वाला जो है आपका चुंबक का साउथ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी आयताकार कुंडली को इस प्रकार से रख देते हैं और इस आयताकार कुंडली को रख करके यहाँ पर ही हम लोग बीच में वो इसमें रॉड लगा देते हैं बीच में, ताकि इस रॉड से हम क्या कर सके, घुमा सके। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ जो होती है नॉर्थ से निकल करके साउथ की ओर जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ जो होती है नॉर्थ से उत्पन्न होकर किस पर जाती है, साउथ पर जाती है। अब देखिए जो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होगी वो नॉर्थ से साउथ पर तो जा रही है। तो जब दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच में किसी कुंडली को गति कराया जाता है तो इससे गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को लगातार काटता है। कुंडली अपने से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को लगातार काटता है, जिसके कारण कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता है। और हम लोग जानते हैं कि किसी कुंडली से या किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इस कुंडली को जब यहाँ पर हम लोग घुमाएंगे तो कुंडली से होकर के गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में या चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ लगातार परिवर्तन होता है। तो जब भी किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन के कारण कुंडली में विद्युतवाहक बल प्रेरित होता है और उस प्रेरित विद्युतवाहक बल के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, जिस घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो क्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है केवल कुंडली को घुमाने के कारण होता है? तो नहीं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण मुख्यतः 3 प्रकार से हो सकता है। आप दोनों चुंबक को स्थिर रख दीजिए और इसमें कुंडली को आप लगातार घुमाइए, तो ये अपने से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को लगातार काटेगा, जिससे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा और उसके कारण कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। तो ये तो पहला तरीका हो गया कि चुंबक को स्थिर रख के कुंडली को घुमाइएगा तो इसमें प्रेरित विद्युतवाहक बल और विद्युत धारा उत्पन्न होगा, जिसको हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुंडली को स्थिर रखिए और चुंबक को इसके चारों ओर घुमाइए। कुंडली को स्थिर रख के चुंबक को घुमाइएगा तो उससे भी इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होगा, तो उससे भी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा और प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुंडली और चुंबक दोनों को एक साथ घुमाइए, चुंबक को अलग घुमाइए, कुंडली को अलग घुमाइए, मतलब इसके आसपास में, तो उससे भी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में और चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने के कारण कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है। तो टोटल हम लोग 3 प्रकार से विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना को अंजाम दे सकते हैं और परिभाषा बहुत सिंपल होता है कि जब किसी कुंडली को, वो भी बंद कुंडली को या खुला कुंडली को, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लगातार गति कराया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है, जिस घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। एक परिभाषा इसका और भी हो सकता है कि जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्षिक गति के कारण, सापेक्षिक गति इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप कुंडली को स्थिर रख के चुंबक को भी घुमा सकते हैं या चुंबक को स्थिर रख के कुंडली को भी घुमा सकते हैं या दोनों को एक साथ घुमा सकते हैं। इसलिए दूसरा एक परिभाषा बता रहे हैं कि कुंडली के सापेक्ष चुंबक की गति या चुंबक के सापेक्ष कुंडली के गति के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है, जिस घटना को हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और आपका इसी सिद्धांत पर जनरेटर काम करता है। आप जनरेटर पढ़े होंगे 10 क्लास में, तो कुछ ऐसा ही आप फिगर पढ़े होंगे वहाँ पर। तो जनरेटर क्या करता है आपका कि उसमें कुंडली लगा रहता है और एक चुंबक लगा रहता है 2 और वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को लगातार काटता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित धाराएं और प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न होता है।
अब कहिएगा सर चुंबकीय फ्लक्स को कैसे काटेगा। जैसे देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ पर कोई कुंडली ऐसे है तो एक से एरिया से फ्लक्स नहीं गुजर रहा है। देखिए इसका कुछ मोटाई है तो यहाँ से गुजर सकता है, लेकिन जब ये ऐसे होगा तो एक ज़्यादा ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा और धीरे धीरे से तिरछा होगा तो कम होते जाएगा, और फिर ऐसे हो गया तो सफ़ा कम हो जाएगा। तो जब ये लगातार घूमेगा चुंबकीय क्षेत्र में रेखा में ना, ऐसा ना यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में, तो ये लगातार चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा क्योंकि सही से गुजर रहा है। तो लगातार ये अपने से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं काटेगा और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को लगातार काटता है, इसीलिए इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। अब कहिएगा सर ऐसा क्या होता है इसमें कि प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है? क्या हम लकड़ी को भी इसमें घुमाएंगे तो ओकरों में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लकड़ी जो है कुचालक है और कुचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन आपका नहीं होता है। हम लोग कुंडली धातु के बनाते हैं, धातु के बनाते हैं तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। और आप पढ़े हैं कि धातु के अंदर में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। और जब भी आप किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं तो उस पर एक बल लगता है, जिस बल का मान होता है Fm बराबर QV साइन थीटा। जानते हैं आप लोग QV साइन थीटा होता है। तो जब हम लोग किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाते हैं तो कुंडली में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं और वो अपने स्थान से लगातार विक्षेपित होने लगते हैं और विक्षेपित होकर के एक निश्चित दिशा में गमन करना शुरू कर देते हैं। और जब भी किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गमन करना शुरू कर देता है तो उसमें विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। ई हुआ आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण। मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे दिया कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस कारण से होता है, तो आपको यही रीज़न बताना पड़ेगा कि देखिए जो कुंडली होता है वो धातुओं के बनाए जाते हैं, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। जब भी हम लोग किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि आवेशित कण वो भी घूमने लगेगा, वो भी घूमने लगेगा और घूमने के कारण वह चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबकीय बल का अनुभव करेगा, जिसके कारण वह अपने स्थान से लगातार विक्षेपित होने लगेगा और कुंडली के अंदर एक निश्चित दिशा में गति करने लगेगा, जिसके कारण कुंडली में विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। तो ये जो था आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण है। आपको पहले हम बता चुके हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज सबसे पहले माइकल फैराडे नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और माइकल फैराडे जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित 2 नियम दिए हैं। कौन कौन नियम दिए हैं भाई? माइकल फैराडे के वो 2 नियम कौन कौन है? तो पहला इनका नियम है कि जैसे मान लीजिए कि चुंबक है आपका और ये भी आपका एक चुंबक है और इसके बीच में हम लोग किसी कुंडली को इस प्रकार से रख दिए हैं और कुंडली को यहाँ पर रख करके हम लोग क्या कर रहे हैं, इससे कुंडली को रख करके यहाँ कुंडली को हम लोग घुमाएंगे तो एक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है दोस्त? परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन कब तक ले जारी रहेगा? जब तक ले हम लोग घुमाएंगे, जब तक ले कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तब तक ले कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र बदलते रहेगा और चुंबकीय फ्लक्स का मान भी बदलते रहेगा। तो माइकल फैराडे का पहला नियम है कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यह उस समय तक बना रहता है जब तक यह परिवर्तन जारी रहता है। यानी कि जब तक ले आप कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते रहिएगा तब तक ले इस कुंडली में प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न रहेगा। इसका जीता जाता है एग्जाम्पल जनरेटर है। जनरेटर में देखिएगा हम लोग हैंडल मार के छोड़ देते हैं तो जब तक लोग नचते रहता है तब तक लोग उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होते रहता है। जैसे हम लोग बंद कर देते हैं कुंडली घूमना बंद कर देता है, विद्युत धारा की उत्पत्ति भी बंद हो जाता है। तो माइकल फैराडे का पहला नियम यही है कि जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद कुंडली को लगातार घुमाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन के कारण कुंडली में
प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती है और यह उस समय तक बना रहता है जब तक ले ये परिवर्तन जारी रहता है। यानी कि जब तक ले हम लोग घुमाएंगे ना तब तक ले कुंडली में विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होते रहेगा। ये माइकल फैराडे का आपका पहला नियम है दोस्त। देखिए दूसरा नियम क्या है माइकल फैराडे का, कि जैसे मान लीजिए कि हम कुंडली को घुमाएंगे इसे, तो ये चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा। तो कुंडली जितने समय के साथ ज़्यादा फ्लक्स को काटता है ना उतने ज़्यादा एकरा में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जैसे मान लेते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स का मान है आपका फाई, चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या है फाई, और उस समय के साथ लगातार परिवर्तित हो रहा है। जैसे कुंडली है ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये घुमाइएगा तो लगातार इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो दूसरा नियम कहता है फैराडे का कि जैसे आप किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं तो उस समय के साथ जितने ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगा, यानी कि समय के साथ अपने से गुजरने वाले फ्लक्स में जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा कुंडली में उतने ज़्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। जैसे अपने से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स को बहुत कम काटेगा तो इसमें कम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, लेकिन अपने से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को बहुत ज़्यादा काटेगा तो इसमें बहुत ज़्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो जनरेटर होता है उसकी कुंडली की स्पीड को बढ़ा दिया जाता है और दोनों चीज चुंबक है ना ये शक्तिशाली चुंबक लगा दिया जाता है, क्योंकि दो शक्तिशाली चुंबक ये ध्रुवों के बीच में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है और ये हर सेकंड जितने ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटेगा, यानी कि हर सेकंड इससे गुजरने वाले जितना ज़्यादा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा उतना ही ज़्यादा उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। समझ गए। तो दूसरा नियम क्या है कि जब किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लगातार घुमाया जाता है तो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और यह विद्युत वाहक बल जो होता है फ्लक्स में परिवर्तन के सीधा समानुपाती होता है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के सीधा समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि यदि डेल्टी समय में फ्लक्स का परिवर्तन होता है डेल्टा फाई, फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई होता है तो इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल समानुपाती होता है डेल्टा फाई बटा डेल्टी के, और यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देते हैं। माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि कुंडली में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन के कारण होता है और कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स के परिवर्तन का ही विरोध करता है। जैसे नहीं समझें, जैसे मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपका जो नॉलेजवा बढ़ रहा है ना वो हमरा कह रहा है कि बे सर का आप पढ़ाते रहते हैं हमेशा खाली पढ़ाई के फेर में आप रहते हैं, मत पढ़ाइए, छोड़ दीजिए, पढ़ावे के फेर में पगला दीजिएगा का। तब बताइए हम आपको पढ़ाएं, आप में नॉलेज बढ़ा और वो नॉलेज हमरे विरोध कर रहा है। तो वैसी एकरो में होता है कि जैसे फ्लक्स में परिवर्तन के कारण ही कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है आ ई उत्पन्न विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के दर का ही विरोध करता है। ठीक है, इस पर आधारित वो लेंज का नियम है जो हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे, लेंज का नियम। तो दूसरा नियम भी समझ गए कि प्रति सेकंड जितने ज़्यादा वो फ्लक्स को काटेगा उतने ज़्यादा ओकरा में कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा दोस्त। ठीक ना। देखिए यही माइकल फैराडे है, यही आपका जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किए हैं अपना 2 नियम दिए हैं। माइकल फैराडे के तनी साइंटिस्ट बनने के बाद वाला पिक्चर है, साइंटिस्ट पहले वाला नहीं है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण तो आपको पढ़ाई दिए, फिर उसके बाद आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे के 2 नियमों बता दिए। अब देखिए उसमें एगो व्यंजक है फैराडे के लिए, जो क्या है व्यंजक है। और व्यंजक क्या है दोस्त, तो जैसे दूसरा नियम में कहा था कि जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन के दर के सीधा समानुपाती होता है। तो हम क्या बताएं कि यदि डेल्टा टी समय में डेल्टा फाई फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई समानुपाती लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 और माइनस डेल्टा फाई और बटा में क्या होता है डेल्टा टी होता है। ये आपको इसको क्या करते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 है ना, तो डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब कि समय का मान बहुत छोटा होता है, क्योंकि तेज़ी से फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कुंडली घूमता है तो छोटे समय के लिए फ्लक्स में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। तो इसको जैसी लिमिट को हटाइएगा ना
तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका माइनस डी फाई बाई डी टी में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? माइनस डी फाई बाई डी टी में। तो इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। फिर देखिए, जैसे वो कुंडली में जितने ज़्यादा फेरों की संख्या होगा फ्लक्स उतना ही ज़्यादा कटेगा। जैसे आपका ये जो कुंडली था ना, जो दोनों चुंबक के बीच में था यहाँ पर, ये देखिए इस प्रकार से, यहीं तो हम कुंडली बनाए थे आपके लिए। देखिए ये वो कुंडली है जो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जन्म कुंडली वाला कुंडली नहीं है। तो ये कुंडली में जितने ज़्यादा फेरों की संख्या रहेगा फ्लक्स में उतना ही ज़्यादा परिवर्तन होगा, और फ्लक्स में जितने ज़्यादा परिवर्तन होगा उसमें उतना ही ज़्यादा विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा। तो आप कह सकते हैं कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। जितने ज़्यादा फेरा रहेगा उतने ज़्यादा विद्युतवाहक बल उत्पन्न होगा। तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 2, और उसके बाद देखिए हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो समीकरण 1 एवं 2 से लिखिएगा ना दोस्त, तो देखिए दोनों के हम लोग LHS के देख रहे हैं ना, ई है, तो हम लोग यहाँ कर देंगे कोची, तो आपका ई समानुपाती माइनस डी फाई और डी टी और इंटू में यहाँ n, इसको आप इधर भी लिख सकते हैं ला करके आगे, यहाँ पर आगे ला के लिख दीजिए। यहाँ पर ई समानुपाती माइनस n डी फाई बाई डी टी। इसी को आप चाहिएगा तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में जानते हैं ना कि कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो उसी तरह से n तो फेरों की संख्या है, फेरों की संख्या एक संख्या है जो कि कांस्टेंट है। तो इसको आप चाहिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई समानुपाती आपका यहाँ पर n फाई और यहाँ पर डी टी। समानुपाती के चिन्ह हटाने के लिए हम लोग एक नियतांक रखते हैं, तो यहाँ हम लोग नियतांक रखेंगे k। नियतांक क्या रखेंगे दोस्त? यहाँ k रखेंगे। तो समानुपाती के चिन्ह का हटाने के लिए हम यहाँ नियतांक एक रखते हैं। यहाँ k बराबर आपका हो जाएगा माइनस k लिखना पड़ेगा n फाई, और ये आपका dt लिखना पड़ेगा। यहाँ k जो होता है आपका नियतांक होता है, और SI पद्धति में k का मान 1 होता है। k एक नियतांक है और SI पद्धति में k का मान 1 होता है। तो ये फार्मूला हो जाएगा माइनस dn फाई, और ये हमारा dt हो जाएगा, क्योंकि k का मान 1 रखिएगा तो 1 गुना इतना तो जस के तस रह जाएगा। इसी को आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक ना। लेकिन ये याद रखिएगा क्योंकि इस समीकरण का हमको काम है, इस समीकरण का आगे हमको उपयोग पड़ेगा, इसलिए इस समीकरण को याद रखिएगा। और यह समीकरण आपका कैसे आया है? तो फैराडे के द्वितीय नियम से आया है। फैराडे का द्वितीय नियम बहुत ही आसान है। कैसे भाई? तो कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल का मान फ्लक्स में परिवर्तन के दर के सीधा समानुपाती होता है। कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल का मान यानी कि ई का मान फ्लक्स में परिवर्तन के दर का सीधा समानुपाती होता है। इसका सिंपल सा आपका डिफिनेशन हो गया, बशर्ते कि आपको ये फार्मूला याद रहेगा तब। जैसे n फाई हो गया टोटल फ्लक्स और ये समय के दर हो गया, तो वही से एक परिभाषा बोल रहे हैं ना कि कुंडली में उत्पन्न विद्युतवाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। वो फ्लक्स में कौन सा फ्लक्स? तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स की बात हो रही है, क्योंकि हम आपको लेसन 2 में विद्युत फ्लक्स भी पढ़ाए थे। तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स है दोस्त, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए समीकरण भी आपको प्राप्त कर दिए हम फैराडे के द्वितीय नियम से। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि फैराडे के द्वितीय नियम से हमारा जो समीकरण आया है उस समीकरण को देखिए इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। कहिए सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं? तो जैसे हम लोग लिखे थे ना E बराबर, जैसे E बराबर हमारा आपके आया इसे माइनस n, ऐसे आया डी फाई बाई डी टी आया। तो ये तो बहुत छोटे समय अंतराल के लिए है, लेकिन हम लोग केवल ऐसे ही लिखें तो हमारा E बराबर हो जाएगा माइनस n, और यहाँ डेल्टा फाई या बाई डेल टी हो जाएगा। तो E बराबर हम इसको लिख सकते हैं फाई 2 माइनस फाई 1, और यहाँ पर ही आप लिख सकते हैं T2 और माइनस में T1, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि कुंडली ऐसे है तब फ्लक्स एक ज़्यादा गुजर रहा है, लेकिन कुंडली जैसे घूमेगा तो कुछ समय लगेगा, फ्लक्स घट जाएगा।
तो वही फ्लक्स में परिवर्तन हम निकाल लेते हैं कैसे, φ2 - φ1 से, जिसको डेल्टा फाई लिखा जाता है। φ2 - φ1 का जो मान होता है ना, उसी को हम डेल्टा फाई लिखते हैं। तो डेल्टा फाई की जगह न्यूमेरिकल बनाने के लिए φ2 - φ1 भी हम लोग लिख देते हैं। ठीक, तो ये आपका एक और फार्मूला हो गया, न्यूमेरिकल बनाने में बहुत हेल्प करता है, इसलिए आप इस फार्मूला को याद रखेंगे। ठीक ना, ताकि आप आवे वाला समय में न्यूमेरिकल बना के गर्दा छुड़ा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, कल हम लोग लेंज का नियम पढ़ेंगे। ठीक ना, अगला वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में। जय हिंद प्यारे साथियों।